कक्षा 12 की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है समकालीन विश्व राजनीति। इसी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 5 और अध्याय का नाम है समकालीन एशिया। आज हम इसी पाठ के पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न उत्तरों का भाग 2 करेंगे। भाग 1 में हम 8 प्रश्न पहले ही करा चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 9 है, नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने में कैसे सफल हुए हैं। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने में कैसे सफल हुए हैं। उत्तर है, नेपाल एक ऐसा देश है जहां काफी लंबे समय से काफी लंबे समय तक राजतंत्र रहा है, अर्थात राजा का शासन रहा है। लेकिन वहां की जनता देश में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए लगातार आवाज उठाती रही है। वहां की जनता देश में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए लगातार आवाज उठाती रही है। सन 1990 में नेपाल नरेश ने जनता के दबाव में आकर देश में संसदीय शासन प्रणाली को लागू कर दिया ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित किया जा सके। लेकिन संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना के बाद भी वहां कोई भी सरकार ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकी। इस अस्थिरता के कारण 2002 में नेपाल के राजा ने संसद को भंग कर दिया तथा सरकार को गिरा दिया। इस प्रकार नेपाल में जो थोड़ा बहुत लोकतंत्र था, राजा ने उसे भी खत्म कर दिया। फरवरी 2005 में राजा ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी और नेताओं को नजरबंद कर दिया। इसके विरोध में जनता ने एक जबरदस्त आंदोलन चलाया। राजा ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए सेना का प्रयोग किया, लेकिन सेना भी इस देशव्यापी आंदोलन को कुचल नहीं पाई। बाहरी दबाव के कारण अप्रैल 2006 में राजा को आपातकाल की घोषणा को वापस लेना पड़ा और संसद को फिर से बहाल करना पड़ा। इसके बाद 7 दलों के गठबंधन, और नाम था गठबंधन का 7 पार्टी अलायंस। 7 दलों के गठबंधन 7 पार्टी अलायंस ने मिलीजुली सरकार बनाई। इसके साथ ही नेपाल में नए संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का भी गठन किया गया। 28 मई 2008 को संविधान सभा ने नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष, संघात्मक, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की घोषणा की। 2015 से नेपाल का नया संविधान लागू कर दिया गया है और अब नेपाल में से राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया है। वो एक लोकतांत्रिक देश बन गया है। प्रश्न नंबर 10 जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ, छोटा नाम उसका आता है दक्षेस, हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। SAARC के संगठन और उद्देश्यों का वर्णन करो। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उत्तर है इसका, दूसरे विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में बहुत से देश स्वतंत्र हुए। ये देश सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में पिछड़े हुए थे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में पिछड़े हुए थे। एक तरफ तो ये देश दोनों गुटों से अलग रहना चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ अपना विकास भी करना चाहते थे। एक तरफ तो ये देश दोनों गुटों से अलग रहना चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ अपना विकास भी करना चाहते थे। ऐसी स्थिति में इन देशों के पास केवल एक ही रास्ता था कि ये अपने क्षेत्र में आने वाले दूसरे देशों के साथ सहयोग करते हुए अपना विकास करें। अपने क्षेत्र में आने वाले अपने
तो इनके पास केवल एक ही रास्ता था कि ये देश अपने क्षेत्र में आने वाले दूसरे देशों के साथ सहयोग करते हुए अपना विकास करें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन देशों में क्षेत्रीय संगठन बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। दक्षिण एशिया के देशों में क्षेत्रीय संगठन बनाने का काम काफी देर बाद शुरू हुआ। क्षेत्रीय संगठन बनाने का काम काफी देर बाद शुरू हुआ। 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जिया उर रहमान ने यह विचार दिया था कि दक्षिण एशिया के 7 देशों को इस क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने के लिए मिलकर प्रयास करने चाहिए। 7 देशों ने इस पहल का स्वागत किया और 1980 में 7 देशों के विदेश सचिव सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कोलंबो में मिले। 1983 में 1983 में 7 देशों के विदेश मंत्रियों की नई दिल्ली में एक बैठक हुई। इसी बैठक में 7 देशों के विदेश मंत्रियों ने सार्क, जिसको दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ की स्थापना करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1983 में 7 देशों के विदेश मंत्रियों की नई दिल्ली में एक बैठक हुई और इसी बैठक में 7 देशों के विदेश मंत्रियों ने सार्क की स्थापना करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। एक इंपॉर्टेंट लाइन है, 8 दिसंबर 1985 को 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 8 दिसंबर 1985 को 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सार्क की स्थापना की विधिवत घोषणा की और सार्क देशों का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया। तो सार्क की जो स्थापना हुई 8 दिसंबर 1985 को हुई और यही सार्क का पहला शिखर सम्मेलन हुआ। एक नोट में जो आपने बात याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि सार्क के 14वें शिखर सम्मेलन में जो 2007 में भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था, अफगानिस्तान को सार्क का 8वां सदस्य बनाया गया है। अतः वर्तमान समय में सार्क के 8 सदस्य देश हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखनी है, पहले 7 थे अब 8 है। अफगानिस्तान भी सार्क का एक महत्वपूर्ण सदस्य देश है। सार्क के उद्देश्य, किन उद्देश्यों को लेकर सार्क की स्थापना की गई है, तो उसमें पहला आता है एक दूसरे की स्वतंत्रता, प्रभुसत्ता और अखंडता का सम्मान करना तथा एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी नहीं करना। दूसरा है एक दूसरे के बीच सहयोग को बढ़ाना तथा साथ ही दूसरे देशों के बीच भी सहयोग को बढ़ाना। पहले आपस में बढ़ाना है, एक दूसरे के बीच सहयोग को बढ़ाना तथा साथ ही दूसरे देशों के बीच भी सहयोग को बढ़ाना। तीसरा है दक्षिण एशिया के लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य करना तथा उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। चौथा उद्देश्य है सार्क जैसे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनी अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग करना। और पांचवा है एक दूसरे की समस्याओं के प्रति आपसी विश्वास और सूझबूझ दिखाना। छठा उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी तथा वैज्ञानिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ाना। और सातवां है दक्षिण एशिया का अधिक से अधिक विकास करना। तो ये कुछ उद्देश्य है जिनको लेकर सार्क की स्थापना की गई है। बात आती है सार्क का सचिवालय। तो सार्क के दिन प्रतिदिन के कामों को करने के लिए इसका एक सचिवालय है जो नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। इसका एक महासचिव होता है सचिवालय का, जो सदस्य देशों में से 2 साल के लिए चुना जाता है। जो 8 देश हैं उनमें से अपने किसी को एक महासचिव बना देते हैं। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसी में ही, सार्क में भारत की भूमिका का वर्णन करो। तो सार्क में भारत की भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। उसमें पहला है सार्क की स्थापना में भारत ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दूसरा है सार्क के कई शिखर सम्मेलन भारत में हो चुके हैं। तीसरा है भारत ने सार्क के
भारत ने सार्क में दक्षिण एशियाई खाद्य संरक्षण भंडार की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सार्क ने दक्षिण एशियाई खाद्य संरक्षण भंडार की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस खाद्य भंडार में कम से कम 2 लाख टन अनाज सुरक्षित रखा जाएगा और यह अनाज सार्क के उन देशों को उपलब्ध करवाया जाएगा जिनके पास अनाज की कमी है। तो भारत ने इस भंडार के लिए लाखों टन अनाज दिया है। चौथा, अगर भारत के उसको देखे जाए योगदान को या भारत की भूमिका को, तो भारत ने सार्क देशों के सामने मुक्त व्यापार क्षेत्र का प्रस्ताव रखा है। मुक्त व्यापार क्षेत्र का अर्थ सदस्य देशों के बीच बिना बाधा के और बिना सीमा शुल्क के वस्तुओं का व्यापार करना है। मुक्त व्यापार क्षेत्र का अर्थ सदस्य देशों के बीच बिना बाधा के तथा बिना सीमा शुल्क के वस्तुओं का व्यापार करना है। मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सार्क के देशों ने दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र, साफ्टा उसको कहते हैं, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया SAFTA पर हस्ताक्षर किए हैं। पांचवा पॉइंट है, भारत ने सार्क देशों के शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के विरुद्ध भी आवाज उठाई है और सभी सदस्य देशों को इस बात के लिए राजी किया है कि वे अपनी भूमि पर आतंकवाद को कोई मदद न दें। इसके बाद छठा उनका भूमिका है, सार्क ने गरीबी उन्मूलन के लिए $30 करोड़ का एक गरीबी उन्मूलन कोष गठित किया है। इस कोष का प्रयोग सार्क देशों की गरीबी को दूर करने के लिए किया जाएगा। भारत ने इस कोष के लिए $10 करोड़ दिए हैं। तो ये कुछ उसके सार्क के बारे में था। एक और प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने में दक्षेस या सार्क की भूमिका और सीमाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। 2 प्रश्न पूछे गए हैं कि दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने के लिए दक्षेस की भूमिका पूछी गई है और साथ में जो मुश्किलें खड़ी हैं उनके बारे में पूछा गया है। दक्षिण एशिया की बेहतरी में दक्षेस या सार्क ज्यादा बड़ी भूमिका निभा सके, इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे? सुझाव भी पूछे गए हैं। या फिर क्वेश्चन सिंपल सा, इतना बड़ा ना आए, छोटा आ सकता है, सार्क के सामने मुख्य समस्याएं क्या हैं? या फिर एक और तरह से प्रश्न आ सकता है, दक्षिण एशिया देशों के सामने क्या समस्याएं? किसी भी तरह से प्रश्न आ सकता है। तो जो सार्क के सामने जो वर्तमान समय में समस्याएं, एक 2 3 करके उनका वर्णन करते हैं पॉइंट्स में। पहला है कि दक्षिण एशिया के 7 देशों में भारत सबसे बड़ा देश है, जिसके कारण सार्क देशों में उसकी स्थिति बड़े भाई जैसी बन गई है। अतः भारत के बड़े भाई जैसे बर्ताव के कारण सार्क के सदस्य देश भारत पर विश्वास नहीं करते हैं। एक तो ये बाधा है। दूसरा, भारत और पाकिस्तान के कटु संबंध भी सार्क की सफलता में हमेशा रुकावट पैदा करते रहे हैं। तीसरा जो बाधा है, सार्क के अधिकांश देशों में आंतरिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता भी इसके मार्ग में रुकावट। सार्क के अधिकांश देशों में आंतरिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता भी इसके मार्ग में रुकावट है। चौथा बाधा है, सार्क के सदस्य देशों में अनेक विविधताएं हैं। जैसे किसी देश में राजतंत्र है तो किसी देश में सैनिक शासन है, कुछ देशों में लोकतंत्र है। इसी प्रकार कुछ मुस्लिम देश हैं तो कुछ बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, वहीं कुछ धर्मनिरपेक्ष देश भी हैं जहां पर सरकार का कोई धर्म नहीं है। इन विविधताओं के कारण भी इन देशों की नीतियां और कार्यक्रम एक दूसरे की विरोधी हैं और यह बात भी इन्हें एक सूत्र में बांधने से रोकती है। एक और बाधा है, 5वीं, सार्क के सदस्य देशों के बीच अनेक बातों को लेकर विवाद है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर विवाद है। इसी प्रकार भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद है। भारत और श्रीलंका के बीच तमिलों को लेकर विवाद है। ये विवाद भी सार्क की सफलता में हमेशा रुकावट पैदा करते रहे हैं।
एक और उसमें पूछा गया था कि सार्क की सफलता के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं। तो कई सुझाव दिए जा सकते हैं। उसमें पहला है भारत और पाकिस्तान को अपने कटु संबंधों को सार्क से दूर रखना चाहिए। दूसरा सुझाव दिया जा सकता है कि सार्क के सदस्य देशों के बीच विवाद के जो मुद्दे हैं उन्हें आपसी बातचीत के द्वारा सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा है सार्क के सदस्य देशों को भारत पर विश्वास करना चाहिए। और चौथा उद्देश्य है सार्क के सदस्य देशों को सहयोग के नए नए क्षेत्र ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। तो ये कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं। इसके अलावा पांचवा है सार्क के सदस्य देशों को सांस्कृतिक संपर्क बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। सांस्कृतिक संपर्क बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए ताकि इन देशों के लोग एक दूसरे की विविधताओं को समझ सके। और छठा है सार्क के सदस्य देशों को मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए। इसी प्रकार एक और प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, और वो है भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के क्या कारण रहे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से हर बार परीक्षा में आ जाता है या कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के क्या कारण रहे हैं। तो उसमें पहला है दोनों देशों के बीच तनाव का सबसे बड़ा कारण कश्मीर है। पाकिस्तान कश्मीर के भारत में विलय को स्वीकार नहीं करता है। दूसरा, पाकिस्तान बांग्लादेश की स्थापना के लिए भारत को जिम्मेदार मानता है। तीसरा कारण है पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना भी दोनों देशों के बीच तनाव का एक कारण है। चौथा है अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को जो सैनिक हथियार दिए गए हैं उनका प्रयोग वह भारत के विरुद्ध करता है। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को जो सैनिक हथियार दिए गए हैं उनका प्रयोग वह भारत के विरुद्ध करता है। यह बात भी दोनों देशों के बीच तनाव का एक कारण है, जबकि वो हथियार उसको सेना के लिए दिए गए हैं। एक पांचवा तनाव का कारण है पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी प्रचार करना भी दोनों देशों के बीच तनाव का एक कारण है। तो ये पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न है। सभी बच्चे इनको अपनी नोटबुक में लिख लें। धन्यवाद, नमस्कार।